I sit by myself talking to the. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को हम वन शॉट में ख़त्म करेंगे, वन वीडियो में, और एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में इसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेंगे चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, ये सबको पता होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये भी सबको पता होगा कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे हम, दैट इज़ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी सबको पता होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये छोटी सी बात है, ये सबको पता होगी। अब अगला जो टॉपिक आता है वो होता है कंडक्टर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखने को कई बार आ जाता है। तो इसका कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो, या वो अपने अंदर से अलाउ करे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, दो सब्सटेंसेस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देमसेल्व्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कई बार लिखने को आ जाता है एग्ज़ाम में। अब इसका एग्जांपल जो है, जितने भी मेटल्स हैं लगभग सारे ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और एग्जांपल देख सकते हैं आप, आयरन, कॉपर और सिल्वर। सिल्वर जो है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है तो उससे हम वायरिंग क्यों नहीं करते। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये होगा कि अगर सिल्वर जो है बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम कॉपर और एलुमिनियम का यूज़ करते हैं, जो कि उतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और वो भी अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन आपको याद रखना है कि सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो अलाउ नहीं करते कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने को। और इसका डेफिनेशन जो होगा, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखने को आ जाता है कई बार एग्जाम्स में। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा वुड और ग्लास। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है किसी चार्ज की वजह से। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये जो लाइंस निकले हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पॉजिटिव चार्ज की बाहर की तरफ आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे है और उसको वहाँ से उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, तो आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अगर डायरेक्टली बोलें तो किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे लाने में कितना वर्क डन लगा, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो डेफिनेशन इसका इंपॉर्टेंट है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। इस पॉइंट का वो पोटेंशियल हो जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए आप लोग को भी हम बताते हैं। देखिए, इस फील्ड के अंदर अगर ये एक बार चार्ज आ गया तो इस पॉइंट पी से किसी और पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक लाना है इस चार्ज को, तो इसके अंदर आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले आने में आपको जो वर्क डन करना पड़ा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सेम चीज़ है, यूनिट सेम होंगी दोनों की। वोल्ट, यूनिट में लिखना मैं भूल गया हूँ, यूनिट आप लोग ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी होती है ऐसा यूनिट वोल्ट, ये आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट 1 वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट का जो डेफिनेशन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन है, अगर हम 1 जूल का वर्क करते हैं किसी एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने में, तो इसको 1 वोल्ट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड 1 वोल्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो एक डिवाइस होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने में काम आती है किसी दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, वोल्ट मीटर क्या है, एक इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस।
और दूसरा पॉइंट आपको वोल्ट मीटर के बारे में ये याद रखना है कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है लोड के साथ। पैरेलल में कनेक्ट करने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका वो डिवाइस है, वोल्ट मीटर हमेशा आप इसके पैरेलल में यहाँ कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में कभी नहीं। तो वोल्ट मीटर का आप लोग ये बात याद रखिएगा कि हमेशा इसको पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे लोड के साथ। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये बातें आपको ये ध्यान में रखनी है वोल्ट मीटर को लेकर, ये 3 पॉइंट्स। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है वो था करंट। करंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। करंट का जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का किस स्पीड से चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और एक और लैंग्वेज में अगर हम बोले तो नीचे एक और डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ एक कंडक्टर के अंदर, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसका हम डिनोशन मतलब डिनोट इसको आई से करते हैं, और आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, चार्ज फ्लोन। क्यू क्या है, चार्ज फ्लोन, कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है टी टाइम के अंदर। तो ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज फ्लोन, और ये टी क्या है, टोटल टाइम टेकन। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो करंट मिल जाएगा। तो और एक और बात क्या ध्यान में रखनी है, करंट का ऐसा यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्ज़ाम, जरूर नहीं है बोर्ड में, कहीं भी पूछ लिया जाता है कि करंट का ऐसा यूनिट क्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पे इसलिए मैं हाईलाइट कर चुका हूँ पहले ही। तो बोर्ड में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होगा, जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास होगा एक क्रॉस सेक्शन से, तो उसको बोलेंगे हम 1 एम्पियर। और डेफिनेशन अगर देख ले तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड देन इट इज़ कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमीटर। एमीटर क्या आती है, एक डिवाइस है, ये बिल्कुल वोल्ट मीटर जैसी एक डिवाइस है। वोल्ट मीटर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच का मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते थे उसका नाम था वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है, एमीटर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर में क्या होता है कि हम हमेशा इसको लोड के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लो रखते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, वोल्ट मीटर में हम क्या करते थे कि हम उसको डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट करते थे और उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा रखते थे। लेकिन यहाँ एमीटर में बिल्कुल उल्टा है उसका, इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सीरीज़ में कनेक्टेड है एमीटर। इसको ये इसका डिनोशन है, मतलब इससे डिनोट करते हैं इसको सर्कल में ये करके, और इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत लो रहता है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसका रीज़न भी मैं नीचे बताऊंगा अभी ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये देखिए जो बड़ी वाली लाइन है सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटे वाले नेगेटिव। तो ये करंट जो है पॉजिटिव से होते हुए ये जाते जाते ये नेगेटिव की तरफ ऐसे जा रहा है करंट, ये करंट का डायरेक्शन है। तो इसका रीज़न नीचे दिया हुआ है, अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो कंडक्टर है, अब ये देखिए कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं। जो अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करें या किसी सेल से कनेक्ट करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ इधर। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट ही करंट का डायरेक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चलेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, समझ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आए तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो इसी फार्मूले पे इसको नीचे वाले टॉपिक को भी हम क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगे तो करंट क्या हुआ, इसके जस्ट अपोजिट चलने लगा, और करंट चलते चलते फिर यहाँ से करंट ऐसे नेगेटिव टर्मिनल में आ चुका। तो यहाँ भी क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कहाँ निकल के गया, नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। और क्यों आया ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उल्टा आ रहे थे। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इसलिए करंट ने ये पाथ फॉलो किया और पॉजिटिव से चलते हुए नेगेटिव पे आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए इधर आ गए पॉजिटिव पे। तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या इनका यूज़ करके कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखते हैं।
तो सबसे पहला सिंबल है वो है सेल। सेल या फिर सेल को हम सेल जो है एक सिंगल सेल होता है, उसका सिंबल ये होता है। ये फर्स्ट क्या पॉजिटिव है जो बड़ी वाली लाइन है, और ये है नेगेटिव। अब इन छोटे छोटे सेल्स को मिला के बैटरी बना, मतलब बहुत सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे एक बैटरी बनती है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पॉजिटिव टर्मिनल है, 3 नेगेटिव है। तो अगर ऐसा सिंबल कहीं दिखता है तो ये बैटरी है, और ये सिंगल दिखता है तो वो क्या है, सेल है। और बैटरी क्या है, सेल का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो अब नेक्स्ट जो सिंबल है वो है वायर। वायर क्या, अगर सिंगल लाइन है तो ये कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं इनको, वायर से दिखाता है। आप लोग सर्किट देखे होंगे कई बार। और ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है ये आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, एक एक डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो नेक्स्ट है वो है एमीमीटर। एमीटर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था। एमीटर होता है करंट को मेज़र करने वाला जो डिवाइस है उसको एमीटर कहते हैं, और उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, सर्कल के अंदर एक ए। जो नेक्स्ट है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वो एक डिवाइस है जो कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आती है। तो उसका सिंबल ये है, भी आप लोग देख लेंगे। ये दोनों सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होंगे बहुत जगह। रियोस्टेट आपके यूज़ में उतना ज़्यादा नहीं आएगा अभी, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। तो रियोस्टेट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस की तरह ही एक चीज़ होती है। बिल्कुल रेजिस्टेंस ऐसा ही होता है, सेम रेजिस्टेंस ही है ही, बस इसमें अलग क्या डिफरेंस क्या है कि इसका हम लोग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये है रेओस्टेट बिल्कुल रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ होती है, बस उसकी वैल्यू कम और ज़्यादा जिसमें कर सके वैसे रेजिस्टेंस को रेओस्टेट बोलते हैं। तो इसका सिंबल आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है कभी पूछ दे, वैसे पूछा तो नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखेंगे। तो अगला वो है गल्वेनोमीटर। गल्वेनोमीटर का यूज जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना। अभी आप लोग सोचेंगे एमीटर से भी इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करते हैं, तो फिर ये गल्वेनोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। गल्वेनोमीटर जो है बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट या स्मॉल डिफ्लेक्शन, छोटे करंट के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा बड़ा करंट है तो हम इस डिवाइस को यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ बहुत छोटा सा करंट हो जो कि एमीटर में पता ना चल सके, मतलब बहुत छोटा डिफ्लेक्शन, वैसे डिफ्लेक्शन को मेज़र करने के लिए गल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो भी याद रखना है, वैसे इसका कोई यूज़ अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आगे बड़ी क्लासेस में इसका यूज़ होता है। तो अगला जो नेक्स्ट सिंबल हुआ है बल्ब का। बल्ब का सिंबल आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये है, ये क्लोज्ड बल्ब, मतलब अभी इसमें करंट नहीं है। अगर ये करंट होता तो इस बल्ब में आपको ऐसे ऐसे कुछ लाइंस दिखाई देती, ये बल्ब जल रहा है, ग्लोइंग बल्ब। ये ऑफ है ये बल्ब। तो अगला जो है वो है स्विच। स्विच में देखेंगे आप लोग, ये ओपन स्विच का सिंबल है। ओपन स्विच मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ओपन स्विच में। इसको या तो ऐसे दिखा सकते हैं या फिर की से दिखा सकते हैं। अगर इसमें डॉट नहीं है तो ये क्या ओपन है। वहीं अगर क्लोज की देखें या क्लोज सर्किट देखेंगे, क्लोज स्विच, तो ये क्या दोनों वायर्स कनेक्टेड है एक दूसरे में। और ये भी क्या है, यहाँ डॉट बना है, मतलब ये क्लोज्ड है, क्लोज स्विच। तो क्लोज स्विच में क्या होता है, हमेशा करंट फ्लो करता है। तो अगर आप लोग घर में स्विच देखेंगे फैन वैन का या फिर किसी भी चीज़ का बल्ब का स्विच, अगर आप ऑन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड स्विच। वैसे स्विच को दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज़ करेंगे। और अगर आपको बंद करना है फ़ैन या फिर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इस सिंबल का यूज़ करके दिखाएंगे हम लोग। तो ये आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे जो कि पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ओम्स लॉ। इससे हमेशा एक न क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या तो डेफिनेशन पूछे या फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। ओम्स लॉ का सिंपल से डेफिनेशन है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब इसका मतलब समझिए आप लोग। कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक बात बस ध्यान में रखिएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो ये बात आप लोग अभी समझ नहीं आएगी, आगे हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, तब आप डिटेल में समझ जाएंगे अच्छे से। बस इस अभी के लिए याद रखिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये समझ में आ जाएगा। देखिए करंट जो है फ्लो हो रहा है एक वायर में, वो ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, ओम्स की करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि भी। तो उनका कहने का क्या मतलब है कि जो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कि आप अगर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी की पावर आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना पावर की बैटरी होगी उतना ज़्यादा ही करंट फ्लो करेगा। ये ही डायरेक्टली कहने का मतलब है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो अभी मैं क्या बोल रहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये बात आपको पता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए, वो उसका नाम क्या रखेंगे, रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन बन के आएगी, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये लॉ तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल्स टू आई आर, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आपको लग रहा होगा कि अगर हम V की वैल्यू बढ़ा दें, या फिर इस इक्वेशन को आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम V की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या फिर I की वैल्यू को कम कर दें तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। करंट कम करने से रेजिस्टेंस कभी नहीं बढ़ता। रेजिस्टेंस, यही सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि रेजिस्टेंस करंट या वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। ये वोल्टेज या करंट पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा इस इक्वेशन को देखने से ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है, लेकिन ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। हाँ, V और I ये दोनों रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, ये सच है, लेकिन ये इन पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नेचर पे, मटेरियल की लेंथ पे, मटेरियल के एरिया पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। और रेजिस्टेंस जो है किसी और पे डिपेंड नहीं करता, वो V और I पे डिपेंड नहीं करता। ये बात आप लोग ध्यान से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बोला था आगे रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो आज टाइम आ चुका है रेजिस्टेंस पढ़ने का। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है क्या चीज़, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, मतलब उसका एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि करंट को कंडक्टर कितना अपोज करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम होगा। किसी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट को उसमें पास होने में बहुत मुश्किल होगी। मान लीजिए कोई ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, इससे पास नहीं हो पाएगा जल्दी, बहुत मुश्किल होगी उसको पास होने में। तो इधर जो करंट आएगा बहुत कम करंट पास होगा इससे। वहीं अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट आसानी से पास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से। तो आप लोग समझ गए होंगे रेजिस्टेंस क्या है। ये द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, ये प्रॉपर्टी है मेटल की है, मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो कितना रोक सकता है करंट को। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट कम। अब इसका ऐसा यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, बोर्ड ही नहीं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम क्या है, इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसका सिंबल भी आप लोग याद रखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे इस वीडियो में रेजिस्टेंस के ऊपर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये था रेजिस्टेंस। तो अब हम देखेंगे ग्राफ, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन जो ग्राफ बनता है। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में ग्राफ बनाने को, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और जो इसका स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो ये थीटा, टेन थीटा, वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर। तो इसका जो स्लोप होगा ये ध्यान में रखिएगा, एम इक्वल्स टू क्या होगा, रेजिस्टेंस का बराबर। वैसे पूछता नहीं है कभी, आप लोग ग्राफ बस ध्यान में रखिएगा। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन बनती है एक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। की रेजिस्टेंस जो है हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये पढ़ना है हमें। तो जो पहला फैक्टर है सबसे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जितना ज़्यादा लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, मतलब करंट उसमें उतना फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जितना लंबा, लेंथ उसकी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। ये आप लोग याद रखेंगे कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा।
अब अगला है नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। इन दोनों पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मतलब कि मटेरियल कौन सा है। अब जरूर नहीं है कि एक हर मटेरियल का रेजिस्टेंस सेम ही हो, जैसे वुड का रेजिस्टेंस कुछ नहीं हो, बहुत ज़्यादा होगा, वही सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो मटेरियल भी वो वेरी करता है, डिफरेंस आ जाता है। तो मटेरियल कौन सा है इस बात पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर, इसीलिए हम वहाँ अभी ओम्स लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो और रेजिस्टेंस कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये टेम्परेचर के भी। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है? ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर, मतलब इसी से पता चलता है कि कितना रेजिस्टेंस है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये। तो ये है क्या? ये इसका डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछ लेता है। इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कोई मटेरियल है और वो 1 मीटर लॉन्ग है, मतलब उसकी लेंथ है जो है 1 मीटर है, और उसका एरिया जो है 1 स्क्वायर मीटर है, तब वो जितना रेजिस्टेंस देगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी हो जाएगी उस मटेरियल की। तो हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़। और इसका एसआई यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी कंडक्टर उतना अच्छा होगा, मतलब कि रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। तो कंडक्टर क्या होता है? जो अपने अंदर से करंट पास होने दे। तो जितना ज़्यादा करंट पास होगा कंडक्टर उतना अच्छा। और अगर करंट ज़्यादा पास हो रहा है तो रेजिस्टिविटी कम है उसकी। तो अगर रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टर ज़्यादा बढ़िया बेहतर होगा कंडक्टर, और करंट भी ज़्यादा पास करेगा। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और यहाँ से डेरिवेशन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई ना एक, सीरीज या पैरेलल, दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, इनमें से कोई ना एक आ ही जाएगा। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। तो देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है। अगर यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को एक साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, सीरीज़ मतलब एक लाइन में कनेक्ट कर दी, ये रेजिस्टेंस जो है ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो अगर हम चाहें तो एक सिंगल रेजिस्टेंस भी बना सकते थे, जैसे ये 4 ओम का था, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस था, 4 ओम का। अगर एक सिंगल बनाए 8 ओम का तो वो भी हम लोग ये कर सकते थे यहाँ पे। तो दो रेजिस्टेंस जो हैं ये 4 ओम के हैं, ये दोनों अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम चाहे तो एक 8 ओम का रेजिस्टेंस डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो भी वैसे ही वर्क करेगा। तो सीरीज़ में अभी हम देखेंगे इसका जो डेरिवेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दो हम अलग अलग लिखें एक लाइन में, या फिर एक डायरेक्ट इन दोनों का सम करके बना दे एक रेजिस्टेंस, दोनों बात बराबर है। तो ये जो डेरिवेशन है ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कि आपको प्रूफ करना होगा कि ये 3 रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आएगा। ये जो इक्वेशन है ये आपको प्रूफ करना है। तो अभी हम देखते हैं कैसे होगा ये प्रूफ। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं। तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा, और फिर इसमें 3 रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे। एक सेकंड। तो हम इसमें 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं, ये रहा R1, R2 और R3। ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये क्या है? एक बैटरी कनेक्ट की हम लोग, जो कि जिसका वोल्टेज है V इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा? इधर से जो वोल्टेज होगा यहाँ से जाएगा, यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 इस रेजिस्टेंस में, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा V2, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा V3। तो ये जो वोल्टेज है, ये तीनों जो ड्रॉप है किसके बराबर होंगे? इस सम के बराबर होंगे, जो टोटल हमने बैटरी वोल्टेज अप्लाई किया है उसके बराबर। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये जो करंट है, वो करंट जो पास हो रहा है सर्किट से वो सेम होगा। एक सीरीज़ में क्या होता है? करंट सेम होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम करंट पास होता है तीनों रेजिस्टेंस से। तो ये देखिए 3 रेजिस्टेंस है, तीनों से आई करंट ही पास हो रहा है। तब हम लोग देख रहे थे जैसे कि ओम्स लॉ हमने देखा था, V=IR। तो यहाँ पे बस इसका फॉर्मूला रख देना हमें। तो V इक्विवेलेंट =I × R इक्विवेलेंट हो जाएगा।
V1 इक्वल्स टू आई आर वन, यहाँ जो करंट है आई है और रेजिस्टेंस R1। V2 इक्वल्स टू आई R2, यहाँ जो रेजिस्टेंस है R2 और ये आई करंट सेम है, और ये भी करंट आई R3, यहाँ करंट सेम है और रेजिस्टेंस डिफरेंस है। तो बस आई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ ये आई कट जाएगा और फिर ये क्या बचेगा, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिर्फ इतना ही है, ये इसमें और कुछ नहीं करना, इतना ही आता है इसे डिराइव करने को कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम आगे कर लेंगे अभी। तो इसमें इतना ही था। फिर आप पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 3 जो रेजिस्टेंस है इसको हम इन्हें 3 या कितने भी हो सकते हैं, हम 3 बस एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। 3 जो है इनको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे पैरेलल में एक दूसरे के। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पैरेलल कनेक्टेड है ये रेजिस्टेंस। और ख़ास बात यह है कि तीनों का जो जॉइनिंग पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। मतलब यहाँ से अगर V पोटेंशियल गया तो यहाँ पे V है और यहाँ जीरो है। तीनों के लिए ये दोनों डिफरेंस सेम है, मतलब इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। ये देखिए, ये पहला जो था इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 है, इसके बीच का V और 0 है, इसके बीच का भी V और 0 है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट ऑफ 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकल, तो अभी हम देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर रजिस्टर्स जो है पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी हमें। जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस बिल्कुल सेम होगा। मतलब कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3, तीनों रेजिस्टेंस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना है। तो और एक और बात जो ध्यान में रखनी है हमें, वो करंट है। करंट जो है तीनों वायर्स में अलग अलग है। पहले वायर में I1 करंट है, दूसरे में I2 है, तीसरे में I3 करंट फ्लो हो रहा है। इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो करना क्या है, जो I1 करंट या I करंट यहाँ से निकला वो तीनों वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो I करंट क्या होगा, किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। और हम ओम्स लॉ से जानते हैं I इक्वल्स टू V/R। इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पे, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू V तो सब में सेम है, तो V/R1, V/R2 और V/R3। यहाँ पे से V कॉमन लेंगे हम, फिर यहाँ कट जाएगा V और फिर ये इक्वेशन बचेगी। तो ये प्रूव हो जाएगा कि वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है,1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम से में पूछा जाता है, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है ना, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इन डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को करने की जो रेट है, किस स्पीड से काम करें, उसको पावर बोला जाता है। अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो अगर किसी के पास ज़्यादा पावर होगी तो वो जल्दी काम करेगा, टाइम उसको कम लगेगा, और किसी के पास पावर कम होगी तो वो उस काम को, किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ भी वही अपनी चीज़, सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना काम किया कि इलेक्ट्रिकल वर्क, उसको पावर बोलते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर P इक्वल्स टू W/T, एक ही बात है। और ऐसा यूनिट क्या हो गया पावर की, 1 वाट। तो 1 वाट की डेफिनेशन भी पूछते हैं सब, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। अगर आप 1 जूल का काम करते हैं 1 सेकेंड में तो आपकी पावर 1 वाट बोली जाएगी। तो पावर का हो गया ये। P इक्वल्स, एक और फार्मूला होता है V/I। ये कहाँ से आया, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि पावर का एक और फार्मूला होता है V/I। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके और भी फार्मूले बनते हैं। जैसे I की वैल्यू अगर आप V/R रख दें तो पावर का फार्मूला बन जाएगा V²/R, या फिर V की वैल्यू आप IR रख दें तो पावर का फार्मूला हो जाएगा I²R। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। फिलहाल ये फार्मूले आप लोग ध्यान में रखें। इसका कहाँ से है ये पूछता नहीं एग्ज़ाम में। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आ रहा है ये हम पढ़ें।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट अगर किसी रेजिस्टेंस से पास होता है तो वहाँ पे हीट निकलती है। वही हीट किन किन बातों पे डिपेंड करती है, मतलब कितना हीट निकलेगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये कौन बताता है? जूल्स लॉ। तो ये हमें पढ़ना है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कहने का यह मतलब है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई है तो उससे अगर करंट पास करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट भी निकलेगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी, लॉस होगा एनर्जी का। तो यही इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि अगर करंट किसी हाई रेजिस्टेंस से पास होता है तो वहाँ से हीट निकलती है। अब ये किन बातों पे डिपेंड करता है ये अब देखते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या क्या बोलता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट जो है, करंट जो हीट है वो इस अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। और ये क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट जितना ज़्यादा होगा, अगर करंट आप 2 गुना बढ़ाएंगे तो हीट 4 गुना बढ़ेगी। अगर करंट आप 4 गुना बढ़ाएंगे तो हीट 16 गुना बढ़ेगी, 16 टाइम्स। मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा, हीट भी उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर आप 10 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हीट भी 10 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी। और टाइम आप जितनी देर तक करंट पास करेंगे हीट भी उतने ज़्यादा ही हीट निकलेगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहीं तक था हमारा थ्योरी पूरा ख़त्म इस चैप्टर का।